दोस्तों आ गई हूँ आप लोगों के लिए एकदम नई कहानी लेकर। अभी तक मैंने इस कहानी को किसी भी चैनल पर नहीं अपलोड किया है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कहानी को भर भर के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। 80 घाट बनारस। सुबह का समय। सूरज अपनी लालिमा बिखेरने के लिए बेताब हो रहा था, तो वहीं चिड़िया भी चहचहाते हुए अपने चारों की तलाश में निकल पड़ी थी। घाट के किनारे मोटे रस्सियों से बंधे नाव को भी मछुआरे अब ढीली कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग गंगा में डुबकी लगाकर अपने तन और मन को पवित्र भी कर रहे थे। वहीं घाट के ऊपर तख्तनुमा बनी जगह पर मंदिरों के पंडित गंगा आरती की तैयारियों में लगे हुए थे। पूरे साज सज्जा के बाद एक हाथ में पकड़े आरती और दूसरे हाथ में पकड़े घंटियों और मंत्रों के माहौल गूंज उठे, और वहीं उनके पीछे सीढ़ियों पे बैठे श्रद्धालुओं ने अपने हाथ जोड़ लिए। इस गंगा आरती में हिस्सा लेने के लिए सूरज भी अपनी लालिमा के साथ बाहर आ चुका था। चारों तरफ का माहौल आरती के पवित्र धुएं से पूरी तरह से नहा चुका था। कुछ समय तक चलने वाली आरती के बाद सभी ने आगे बढ़कर आरती को अपने हाथों से लगाया और अपने अपने काम पर निकल गई। वैसे एक बात तो है, अगर आपने बनारस की गंगा आरती नहीं देखी तो मतलब कि आपने बनारस को ही ठीक से नहीं देखा है। लेकिन वहीं घाट पर सबके बीच में बैठा हुआ एक लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 24-26 वर्ष की होगी, चेहरे पे हल्की दाढ़ियाँ, गोरा रंग, भूरी आंखें, सामने से निकलते सूरज को देख बस मुस्कुरा रहा था। तभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो सूरज की किरणों को अपने अंदर समाहित कर रहा हो। वो उसके चेहरे पे फैली मुस्कान देख कर लग रहा था मानो इन किरणों से, इन हवाओं से, इस जगह से उसके दिल के तार जुड़े हुए हों। तभी उसके होंठ हल्के से हिलते हुए बोल पड़ी, तो गंगा की अल्हड़ धारा में सड़कों पे लगता जाम प्री, तुम बाबा विश्वनाथ की सी आस्था में पत्थर पर पिसता भांग प्री। प्रेम भैया, दूर से चिल्लाता हुआ एक लड़का, जो उम्र में उस बैठे हुए लड़के जितना ही लग रहा था, उसके पास आकर अपने दोनों घुटनों पर अपने हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगा। प्रेम भैया, नंदनी भौजी। इतना सुनते ही उस लड़के ने अपनी आंखें खोलते हुए तुरंत खड़ा हुआ और बिना कुछ आगे सुने ही नंगे पांव दौड़ पड़ा। और वहीं पीछे खड़ा लड़का अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊपर उठाकर बोला, हे महादेव, अगर ये सब करना था तो 5 साल पहले वो दिन काहे दिखाए। 5 साल पहले स्थान बनारस, हिंदी यूनिवर्सिटी बनारस। एक लड़के को कुछ दूसरे लड़के पकड़ कर खड़े थे, जहां उस लड़के के चेहरे पे हल्की चोटों के निशान थे, हल्की सी शर्ट भी फटी हुई थी। वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, जाने दो मुझे, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसे कैसे छोड़ दें हम तुमको, पहले प्रेम भैया को आने दो, वही तुम्हारा फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। ये लो, प्रेम भैया भी आ गए। दूर से ही धड़ धड़ की आवाज़ के साथ शोर मचाती हुई एक बुलेट उनकी तरफ ही बढ़ती चली आ रही थी, जिसके नंबर प्लेट पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, छात्र नेता। जिसके ऊपर बैठा हुआ एक 20-21 वर्ष का लड़का, सफ़ेद कुर्ता और जीन्स, साथ ही पैरों में चप्पल, माथे पे लाल रंग का लंबा टीका और आँखों पे काला धूप का चश्मा लगाए, उस लड़की के झुंड के सामने आकर अपना बुलेट रोक दिया। उसके बुलेट से उतरते ही उसके पीछे बैठी एक लड़की भी अपने दुपट्टे को संभालते हुए नीचे उतरी। का बे साले, तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी आ गई है। अब तुम राह चलती लड़कियों को छेड़ने के साथ साथ उनका हाथ भी पकड़ने लगे हो। बताएं तुमको हम कि हाथ पकड़ने का अंजाम क्या होता है। जिसे सुनते ही वो लड़का, जिसे कुछ लड़कों ने पकड़ रखा था, तुरंत वहाँ से अपने हाथ को छोड़ा और भागता हुआ अपने सामने खड़े लड़के के पैर पकड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगा, प्रेम भैया, इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। अपनी कसम खा कर कहते हैं, नहीं, अपनी अम्मा की कसम खाते हैं, अब से दोबारा ऐसा नहीं होगा। अबे उठ, ये बनारस में केवल महादेव के चरण पकड़ते हैं, उन्हीं के चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, का समझा। कहते हुए प्रेम ने उस लड़के का कॉलर पकड़ते हुए खड़ा किया। जी भैया जी, समझ गया,
आज आज से पूरे बनारस ही नहीं, दुनिया भर की लड़कियां मेरे लिए माता और बहन के समान होंगी। अपने दोनों हाथ जोड़े उस लड़के ने अपनी कांपती आवाज़ में बोला, अबे से खचिल्ली, सबको माँ बहन ही बना लिया तो शादी किससे करेगा? पीछे खड़े लड़कों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ना ही भैया, अब से हम इहो कसम खा लिए कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। तभी उस लड़के के गाल को थपथपाते हुए प्रेम ने बोला, देखो भैया, हम गांधी जी के पुजारी हैं, पहले अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, तो उस नाते से समझा रहे हैं सुधर जाओ, नहीं तो हम भोलेनाथ के पक्के भक्त भी हैं। जब हम तांडव करेंगे ना तो किसी की नहीं सुनेंगे, का समझे? जी भैया, समझ गए, कहते हुए इस लड़के ने जल्दी से प्रेम के पैर छुए, फिर उसके पीछे खड़ी लड़की के पैर छूते हुए बोला, माता जी क्षमा कीजिए, कहते हुए काफ़ी तेज़ गति से भागा, जिसे देख पीछे खड़े सब लड़की हंसने लगे। तो वहीं प्रेम उस लड़की की तरफ मुड़ते हुए बोला, आगे से कोई दिक्कत हुई तो बताना। कहते हुए प्रेम आगे बढ़ा और अपनी बुलेट स्टार्ट कर वहाँ से जाने के लिए हुआ। तभी उसके पीछे एक दूसरा लड़का उछलते हुए बैठ गया। अरे गुड्डू, ये क्या कर रहे हो? हम भी चल रहे हैं आपके साथ। कहते हुए गुड्डू ने अपनी बत्तीसी दिखा दी और वही बुलेट धड़ धड़ की आवाज़ के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई। आगे चलकर एक छोटी सी चाय की दुकान पर प्रेम ने अपनी बुलेट रोक दी, जिसे देखते ही दुकान का मालिक दुकान के अंदर से ही अपना हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, हर हर महादेव प्रेम भैया, इधर कैसे आना हुआ? हर हर महादेव काका, ये सब छोड़िए, बस दो बढ़िया सी चाय भिजवाइए। कहते हुए प्रेम दुकान के बाहर लगी बेंच पे बैठ गया। तो वहीं दुकान का मालिक चिल्लाते हुए बोला, अरे छोटू, प्रेम भैया के लिए दो चाय लेके आओ, एकदम मलाई मार के, और साथ ही बिस्कुट भी। तभी प्रेम के पास ही बैठा गुड्डू बोल पड़ा, प्रेम भैया, एक को बात दिमाग में घूम रहा है। तो वही प्रेम ने बस उसकी तरफ देखते हुए पूछने का इशारा किया, प्रेम भैया, भौजी के बारे में क्या सोचे हैं? मतलब कि आपको कैसी लड़की पसंद है? गुड्डू के मुंह से ये सुनते ही प्रेम के चेहरे पे एक मुस्कान फैल गई। अपने दोनों हाथों के सहारे थोड़ा पीछे होते हुए बोला, यार गुड्डू, हमको लड़की बिल्कुल कटरीना जैसी चाहिए। का मतलब कि खूब सुंदर, जैसे देखते ही मेरे दिल की घंटी बज उठे। कटरीना जैसी गोरी चिट्टी, लंबे लंबे बाल हों, छोटी आंखें, लंबी हाइट, साड़ी में लिपटी हुई, और जुबान साक्षात सरस्वती की तरह हो, कोयल जैसी मिठास बोली हो, जिसकी आवाज़ सुनते ही दिल में तार छिड़ जाए। बस दिल यही कहे कि वो बोले और मैं सुनता रहूं। तो वहीं प्रेम की बात सुनते ही गुड्डू काफ़ी सोच में पड़ गया कि प्रेम भैया की पसंद कहाँ बैठी हुई है और उनकी ज़िंदगी में कब आएगी। गुड्डू के प्रेम भैया से तो आप लोग मिल लिए, तो चलिए गुड्डू की भौजी यानी कि भाभी से भी मिल लेते हैं कि वो कटरीना जैसी है भी या नहीं। स्थान बलिया, उत्तर प्रदेश। भोलेनाथ का एक पुराना मंदिर, जहाँ ढेर सारी औरतें मंदिर के अंदर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए पूजा कर रही थी। दूर दूर तक उस मंदिर की घंटियाँ सुनाई दे रही थी। उसी मंदिर में औरतों के बीच शिव चालीसा पढ़ती हुई अपने सिर को ढके एक लड़की जो भोलेनाथ को जल चढ़ा रही थी। जल चढ़ाने के बाद मन में शिव चालीसा का पाठ करते हुए उस मंदिर की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा खत्म करने के बाद उसने मंदिर के सामने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से विनती करते हुए बोली, हे महादेव, हमने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली और उसका रिजल्ट भी आपकी दया से बढ़िया ही आया है। बस एक छोटा सा काम और कर दो, उसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे। हम प्रॉमिस कहते हैं। वो क्या है ना, हम ज़्यादा दूर दिल्ली जाने के लिए नहीं मांग रहे हैं। हम तो बस आप ही के शहर में आना चाहते हैं, आपके अपने शहर बनारस में। तो बस हमको बुला लीजिए। आज BHU की परीक्षा का रिजल्ट निकलने वाला है, हमको बस उसमें पास करवा दो। बाकी बाप जी और अम्मा जी से हम परमिशन मांग लेंगे, बस इतनी दया कर दो। अरे घबराइए मत, मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं। इसके बदले में सावन के महीने भर आपको दूध चढ़ाएंगे वहीं आपके बनारस में। अच्छा, अब हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा।
कहते हुए उस लड़की ने अपने सिर से दुपट्टा हटाकर गले में लपेट लिया। 17 वर्ष की वो लड़की, गेरुआ रंग, 5.2 हाइट, तीखे नैन। दोस्तों ये वाली हिंदी मुझे समझ में नहीं आती है। 5.2 हाइट, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी कजरारी आँखें और बाल, वो भी प्रेम भैया की लिस्ट से बाहर। एक पोनी में बंधे हुए बाल जो कंधे तक ही आ रहे थे, मल्टी कलर के लॉन्ग स्कर्ट के साथ ब्लैक टॉप और गले में चारों तरफ दुपट्टा लपेटे हुए। खैर, प्रेम भैया की लिस्ट से तो बाहर है ये लड़की। अब इसकी बोली भी सुन लेते हैं, जिसकी बोली प्रेम भैया के दिल में तार छेड़ेगी भी या नहीं। आखिरी बार भोलेनाथ की तरफ देखते हुए उसने सामने आखिरी बार हाथ जोड़ वो लड़की मंदिर से बाहर निकल गई। मंदिर से बाहर निकलते ही बाहर रखे चप्पलों में अपना चप्पल ढूंढने लगी और वहीं बगल में खड़ा एक लड़का जो बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी उस लड़की की भी नज़र उस लड़के के ऊपर पड़ गई, जिसे देखते ही वो चिल्ला पड़ी, ऐसे कहाँ घूर रहे हो बे? कभी लड़की ना देखे हो? अभी तुमको हम तमंचे पर नचवा देंगे, बुझले कि नहीं? चल निकल यहाँ से। दूध के दांत टूटे नहीं कि लड़की ताड़ने निकल पड़े। ऐसों के ऊपर तो बाप जी से बोलकर कट्टा चलवा देना चाहिए। उस लड़की को गुस्से में इस तरह चिल्लाता देख वो लड़का वहाँ से चला गया, लेकिन वो लड़की अभी भी अपने चप्पलों को ढूंढते हुए एकदम परेशान हो चुकी थी, जो मिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी दूर से एक दूसरी लड़की से आवाज़ लगाते हुए उसके पास आई, लीला। अरे ओ लीला, काहे इतनी खिसियाई हुई हो? महादेव प्रपोजल रिजेक्ट कर दिएगा। देखो अब तो मेरा दिमाग मत गरमाओ, हमको वैसे भी बहुत देर हो रही है। अगर बाप जी नाराज़ हो जाएंगे तो हमको बीच चौराहे पे लटका के कट्टा चलवा देंगे। जल्दी से घर चलो। तो ये थी हमारी लीला। आखिर आप लोग लड्डू के प्रेम भैया की कटरीना से भी मिल ही लिए। प्रेम भैया तो अपनी माली की बोली में सरस्वती का वास ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी लीला की बोली में तो सिर्फ गोली चलती है। आखिर कैसे मिलेंगी ये दोनों? आखिर कैसी होगी इनकी रामलीला, वो भी बनारस की गलियों में? और सबसे बड़ी बात कि ये मिलेंगी भी या नहीं, क्योंकि इनकी प्रेम कहानी में स्वयं महादेव ने काफ़ी अड़चनें जो लिख रखी हैं, जहाँ इनका प्यार कभी जात के नाम पर तो कभी किसी दुश्मनी की सूली पर भी चढ़ेगा, वहीं किसी की हवस का शिकार भी बनेगा, तो वहीं राजनीति जैसी गंदी कीचड़ में भी धंसेगा। आखिर बनारस में बैठे महादेव ने इनकी ज़िंदगी में क्या सोच रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही जाने। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। स्थान बलिया, उत्तर प्रदेश। एक लाल रंग की काफ़ी दूर में फैली हुई कोठी, जो सबकी जुबान पे लाल कोठी के नाम से मशहूर थी। वो लाल कोठी मशहूर होने के साथ साथ लोगों के अंदर एक खौफ भी पैदा करती थी। ज़्यादातर लोग उस कोठी के बारे में बात करने से भी कतराते थे। उनका मानना था कि वो कोठी भी उस पीपल के पेड़ वाली डायन की तरह है, जिसका जिक्र भी आप कर लें तो अगले ही पहर आपकी आत्मा आपके शरीर को त्याग देगी। आखिर उस लाल कोठी में ऐसा भी क्या है? लाल कोठी दूर से ही लाल पत्थरों से बनी चमचमाती हुई एक कोठी, जिसके बाहर एक खाली मैदान इतना बड़ा कि आराम से एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा सके, लेकिन क्रिकेट की जगह वहाँ कुछ और ही चल रहा था। एक तरफ 8-10 हट्टे कट्टे पहलवान जैसे आदमी, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें, साथ ही सिर्फ लंगोटे पहने हुए, जिनमें दो आपस में मल्लयुद्ध कर रहे थे, तो वहीं बाकी बैठकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन उनसे थोड़ी दूर का माहौल शांत था। शायद ये वो शांति थी जो हर तूफान के आने से पहले रहती है। वहाँ एक लड़की की ऊंचे सिंहासन नुमा बनी जगह पर वहाँ एक लकड़ी की ऊंची सिंहासन नुमा बनी जगह पर एक 55-60 वर्षीय व्यक्ति हल्के पीले रंग के कुर्ते के साथ सफ़ेद धोती और साथ ही सिर पर एक सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए बैठा था, जिनकी बड़ी बड़ी मूँछों के साथ लाल और डरावनी आँखें, जिसमें किसी को जान से मार डालने वाला गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं उनकी 10 उंगलियों में मोटी मोटी सोने की अंगूठियाँ, जिन्हें वो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। तो वहीं उनके साथ में बैठी एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 40
45 वर्ष के बीच होगी। सुनहरे रंग की सिल्क साड़ी पर लाल रंग के चौड़े बॉर्डर की पट्टी में लिपटी हुई, हाथों में सोने के मोटे मोटे कंगन, उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ, गले में सोने की मटर मालाएँ। दूर से ही उनके हाव भाव कोई सेठानी या किसी बड़े घराने की महिला जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन उनके भी चेहरे पर एक बेचैनी और गुस्से के मिले जुले भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं उनके पीछे खड़ी 10 से 12 आदमी, जिनके हाथों ने लंबी और मोटी लठ पकड़ रखा था। उस आदमी की आंखों का गुस्सा, उसकी बेचैनी देख कर लग रहा था कि जैसे वो किसी के इंतज़ार में बैठा हो, और साथ ही उसकी ये बेचैनी तभी ख़त्म होगी जब तक वो उस इंसान का खून ना पी ले जिसकी वजह से उसके अंदर गुस्से की आग धधक रही थी। तभी एक जीप दूर से ही धूल उड़ाती हुई सीधे लाल कोठी के सामने आकर रुकी, जिसके रुकते ही उसमें से एक आदमी बाहर निकला, जिसकी उम्र यही कोई 35 वर्ष के आसपास हुई। खाकी वर्दी पहने हुए और साथ ही वर्दी के कंधों पर एक लाल और नीले रंग की पट्टी के साथ 3 सितारे चमक रहे थे। वहीं वो आदमी अपनी बड़ी बड़ी मूँछों पे हाथ फेरते हुए उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया, जो एक लकड़ी के सिंहासन पे बैठा हुआ था। बाप जी कैसे हैं? कहते हुए उस आदमी ने झुंझलाकर बैठे हुए व्यक्ति के दोनों हाथों को अपने माथे से लगाकर उसे चूम लिया। आओ दरोगा सुधीर, तुम्हारा ही इंतजार था। उन नंदनिया का कुछ पता चला? 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन समझ नहीं आवत है कि कोई धरती निकल गई कि आसमान खा गयल। हमार कुल इज्जत ही मटिया में मिला के भाग गई। अब तक ओकर सिर उकेर धड़ से अलग ना करब, तब तक हमारे शरीर की चैन ना मिली। उस आदमी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कसते हुए बोला। तभी उसके बगल में बैठी वो महिला भी गुस्से में लाल होते हुए बोली, बस एक बार कलमुही का पता चल जाए, ओके तो हम ज़मीन में जिंदा गाड़ दें। न जाने कवन छछुंदर के संगे भागी है, कुल इज्जत का नाश कर गई। कहते हुए वो महिला इस बार गुस्से में सामने खड़े दरोगा को देख दहाड़ते हुए फिर से बोली, ए दरोगा, कैसे भी करके हमके वो नंदनिया चाहिए। जब तक ओकर हाल न बिगाड़ देव, तब तक हमके भी चैन ना मिली। जी ये बात से तो हम भी परेशान हैं। चप्पा चप्पा छान मारे, लेकिन समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी वो भागल कहाँ। कहते हुए इस दरोगा ने भी अपनी मुट्ठियाँ कस ली। ये व्यक्ति थे अपने इलाके के बाप जी, और ये महिला यानी कि उनकी धर्मपत्नी अम्मा जी, जिनके खौफ ज़दा होते हुए अपनी लीला मंदिर से दौड़ी चली आ रही थी। दरअसल ये सिर्फ लीला ही नहीं, बल्कि इनके इलाके के सभी लोग जो लाल कोठी को इतनी मनहूसियत की नज़र से देखते थे, जिनके अंदर उस पीपल पर बैठी उस चुड़ैल से भी ज़्यादा खौफ था, उसका एकमात्र कारण ये बाप जी थे, जिनकी गुंडागर्दी के साथ साथ राजनीति में भी एक अलग ही दबदबा बना हुआ था। लेकिन सबको खौफ ज़दा करने वाले बाप जी के साथ उनकी पत्नी के चेहरे पर यह बेचैनी और गुस्सा क्यों? जानने के लिए हम चलते हैं 7 दिन पहले की कहानी में। आखिर क्या हुआ था जिस वजह से ये दोनों पति पत्नी इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, और ये नन्ही कौन है जिसका जिक्र ये लोग कर रहे हैं, और साथ ही उसके खून तक के प्यासे हो चुके हैं। तो वही नंदनी का 5 साल की कहानी में गुड्डू और प्रेम से क्या रिश्ता है। 7 दिन पहले लाल कोठी रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगा रही थी, जिसे दूर से ही देखकर लग रहा था कि लाल कोठी में आज कोई जश्न या जलसा होने वाला है। ये जश्न आज बाप जी के बड़े बेटे प्रमोद की बड़ी बेटी नंदनी की शादी का था, यानी कि बाप जी की बड़ी पोती नंदनी का था। उनके बेटे प्रमोद की एक दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो जाने के कारण बाप जी ने ही अपने बेटे प्रमोद की दोनों बेटियां नंदनी और लीला की परवरिश की थी। तो वहीं राजनीति के क्षेत्र में अपनी कुर्सी और पावर को बढ़ाने के लिए बाप जी ने आने वाले विधायकी के चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। वहीं उनका साथ देने के लिए उनके क्षेत्र का एक नेता यशवंत सिन्हा ने उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे देख बाप जी ने उस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए सोचा।
अपने दोस्त यशवंत सिंह के बेटे सुधीर सिंह से नंदिनी का रिश्ता तय कर दिया था, जो उनके ही क्षेत्र का दरोगा होने के साथ ही बाप जी के सभी गैर कानूनी धंधों का रखवाला भी था। लेकिन उस रात बारात आने से पहले ही नंदिनी उस लाल कोठी की दीवारों को लांघते हुए भाग निकली थी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिसका कारण तो सिर्फ नंदिनी के ही पास है, जिसकी एक हफ्ते से तलाश जारी थी, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली कि आखिर वो गई कहाँ। अब आप लोगों को बाप जी और अम्मा जी के गुस्से का कारण पता चल चुका होगा, तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। वर्तमान समय में बाप जी और अम्मा जी के साथ साथ अब वो दरोगा भी गुस्से में एक घायल नाग की तरह फुफकार रहा था। तभी उसने बाप जी की तरफ देखते हुए बोला, बाप जी, ये मुन्ना कहाँ है? उसे कुछ पता चला? मुन्ना बाप जी का दूसरा और सबसे छोटा बेटा, जो बाप जी के इशारों पे हमेशा सामने वाले का गला उतारने के लिए तैयार रहता था। बाप जी के सभी गैर कानूनी धंधों को वही देखता था। दरिंदगी और अय्याशी का साक्षात मूर्त, जिसका खौफ उसके इलाके के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी मशहूर था। हालात तो यहाँ तक आ पहुँचे थे कि अकेले सुनसान जगह में अगर कोई लड़की दिखाई दी तो समझ लीजिए कि वो अब अपने घर नहीं पहुंच सकती। अगर इस बात के लिए लड़की के परिजनों ने आवाज़ भी उठाई तो उनके गले में जलता हुआ कोयला डालकर शांत करवा दिया जाता था। यहाँ तक कि कानून की भी मदद नहीं ली जा सकती थी, क्योंकि कानून भी बाप जी की जेब में रहता था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक कहानी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अब लाइक कर दीजिए, वरना आप लोग बाद में भूल जाएंगे। चलिए कहानी आगे भी स्टार्ट करती हूँ। वहीं उस दरोगा की बात सुनते ही बाप जी बोले, मुन्ना के वो आदमी का पता चल गया है जो नंदिनी के भगाने में मदद किया था। ये समय वो आदमी छमिया के ठिकाने पे है, तो मुन्ना भी वहीं गया है। बाप जी के मुंह से इतना सुनना ही था कि वो दरोगा उनकी बात को बीच में ही रोकते हुए बोल पड़ा, बाप जी, हम भी निकल रहे हैं छमिया के ठिकाने की तरफ। उस हरामी के औलाद को आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिसने आपके साथ गद्दारी की है, आपके साथ साथ मेरी भी इज्जत की मटिया पलट कर दी। आज उस ससुर को हम छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए दरोगा ने झुककर बाप जी के हाथों को चूमते हुए अपनी जेब की तरफ बढ़ गया। तभी अपनी जेब से एक काला चश्मा निकालते हुए आंखों के ऊपर टांगने ही वाला था कि अचानक से सामने आती हुई लीला को देख उसके हाथ आधे रास्ते में ही ठहर गए, और वहीं उसकी आंखें सामने से आ रही लीला के शरीर का मुआयना करने लगी। लेकिन वहीं उस दरोगा की नज़रों से अनजान लीला बाप जी के डर की वजह से अपने कदमों को जल्दी जल्दी भगाते हुए उस दरोगा के पास से गुजर कर बाप जी की नज़रों में ना आते हुए जल्दी से लाल कोठी के अंदर प्रवेश कर गई। और वो दरोगा अपनी ही जगह खड़े खड़े खुद से आधी उम्र की लड़की को आगे से लेकर उसके शरीर के पीछे तक के भाग का अवलोकन कर चुका था। दूसरी तरफ एक काफ़ी बड़ा और साथ ही काफ़ी खूबसूरती के साथ सजा हुआ जगह, जिसे रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था, जहां हर उम्र के आदमी मौजूद थे। और साथ ही कोई अपने हाथों में ग्लास तो कोई बोतल पकड़े आधे नशे में चूर होकर झूम रहा था। तभी एक चारपाई, जिसे चार आदमी अपने कंधे पे उठाकर सबके बीच में ले आए, जिसके ऊपर एक खूबसूरत दूध जितनी गोरी लड़की, जिसने अपने चेहरे को एक पर्दे से ढका हुआ था, इसके बावजूद घाघरे चोली के बीच से झांकती उसकी पतली और गोरी कमर लोगों को अपनी तरफ खींचने पे मजबूर कर रही थी। जिसे देखते ही वहाँ मौजूद आदमी एक साथ चिल्ला पड़े, ए बीकानेरी छोरी, संतरे की टोकरी, घर तो छुड़वाया, अब क्या छुड़वाएगी नौकरी। इतना कहते ही उस चारपाई पे बैठी लड़की के साथ सभी मौजूद आदमी भी अपने हाथ में पकड़े गिलास और बोतल को लेकर झूम उठे। थोड़ी ही देर में वहाँ का पूरा माहौल रंगीन हो चुका था, तो वहीं नोटों की बारिश भी होने लगी। लेकिन वहीं उस जगह के दरवाजे पे एक आदमी, जिसकी उम्र यही कोई 35 बरस होगी, नारंगी कुर्ती के साथ नीला कोट, माथे पर लाल टीका और आंखों पे काला चश्मा, जिसके पीछे 8-10 मोटे और लंबे लठ पकड़े हुए आदमी खड़े थे। मुन्ना भाई जी के नाम से मशहूर हुआ आदमी
बाप जी का सबसे छोटा बेटा जो दरवाजे पे खड़ा सबको झूमते हुए देख रहा था, तभी उसने अपनी कमर में पीछे फंसाया हुआ कट्टा बाहर निकाला और ऊपर की तरफ उसके मुंह को कहते हुए चला दिया, जिसे सुनते ही लोगों का सारा नशा जो उनके सिर पे चढ़ा हुआ था गोली की आवाज़ सुनते ही पल भर में उतर गया और साथ ही दरवाजे पे खड़े मुन्ना भाई जी को देखते ही अपनी जगह पे बैठ गए। लेकिन उन सब के बीच एक बूढ़ा आदमी अभी भी अपने दोनों हाथों को ऊपर किए झूम झूम रहा था, जिसे देखते ही मुन्ना ने फिर से ऊपर की तरफ एक गोली दागी, ये कहते हुए कि ये चचा अब रेस्ट कर ला, ना ही तो रेस्ट इस नहीं ना ही तो रेस्ट इन पिस हो जाएगा। इस बार उन गोलियों की आवाज़ को सुनते ही उस बूढ़े आदमी ने भी मुन्ना की तरफ देखा, लेकिन वहीं सामने मुन्ना को खड़ा देख वो तुरंत मूर्छित होकर ज़मीन पे गिर पड़ा। कारण शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी मुन्ना की नज़र भीड़ में छिपे एक आदमी पे पड़ी, जो सबके बीच में छिपे होने के बाद भी डर से कांप रहा था, जिसे देख मुन्ना आगे बढ़कर उस आदमी के कॉलर को पकड़ते हुए भीड़ से बाहर खींचकर ज़मीन पे पटक दिया। साले, हमारे साथ ही नमक हरामी किए तुम, हमरे टुकड़े पे पल गए, हमें से गद्दारी, हमरे बाप से गद्दारी। कहते हुए मुन्ना उसके ऊपर अपने पैरों से वार करने लगा, तो वहीं वो आदमी ज़मीन पे लेटे हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहिब गलती हो गई, हमके ना मालूम था कि नंदिनी जीजी भागत हैं। साहिब माफ़ कर दी साहिब, हम तो उनके बस अड्डा तक छोड़ के वापस आ गई, ओकरे बाद वो कहाँ गई हमके ना मालूम साहिब। लेकिन फिर भी मुन्ना के ऊपर उस आदमी की बातों का कोई असर नहीं पड़ा था। वो बस उसके ऊपर लगातार अपने पैरों और हाथों से वार किए जा रहा था जब तक कि वो अधमरा ना हो गया। लेकिन फिर भी उसके हाथ अपने बड़े भाई प्रमोद की बेटी नंदिनी का पता नहीं चल पाया, जिस वजह से वो अब गुस्से में बौखलाते हुए अपने पीछे खड़े आदमियों से बोला, एक कुकर को उठाकर अपने तालाब की घड़ियालों के बीच फेंकवा दो, आज उनकी भी दावत होनी चाहिए। कहते हुए मुन्ना वहाँ से आगे बढ़ा और एक तरफ कोने में दुबक कर बैठी वो लड़की जो छमिया के नाम से मशहूर थी, उसे उठाकर अपने कंधे पर टांगते हुए एक कमरे के अंदर घुस गया। लेकिन उसके पीछे वहाँ मौजूद सभी आदमी मुन्ना की बातों को सुनते ही डर से कांप उठे, क्योंकि वो आदमी तो अभी मरा ही नहीं था, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। दोस्तों, कहानी के चैप्टर का यहीं पे कहती हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को लाइक कीजिएगा आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब को देखकर और आप लोगों के कमेंट को देखकर ही कहानी को आगे बढ़ाऊँगी प्लीज़। तो आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।